जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ में ज्योग्राफी भाग 3 ज्योग्राफी का पार्ट 3 आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत जो एक महान जल विभाजक का कार्य करते हैं। दोस्तों इस पार्ट से ज्योग्राफी में स्पेशली बात करूँ तो बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में इनपुट होते हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी में अगर आप क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं तो हमें अगर हम उसको मैप की सहायता से या डायग्राम की सहायता से समझें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ये हमारा भारत का मानचित्र है। इसमें देखिए दोस्तों ये अपना ऊपर ये राजस्थान है, ये अपना दिल्ली है और ये गुजरात है। नीचे महाराष्ट्र आ गया, उसके बाद हम गोवा या इधर कर्नाटका ये आ गए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो महान जल विभाजक है उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों एक तो ये अपनी अरावली पर्वतमाला है, इधर ये विंध्याचल पर्वत है जो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग करा है। ये सतपुड़ा पर्वत है और दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ अपना जो गुजरात का एरिया है, यहाँ महाराष्ट्र का आप उत्तरी छोर मानिए और नीचे तक दक्षिणी भारत तक ये पश्चिमी दिशा का जो क्षेत्र है इसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, जो महान जल विभाजक का कार्य करते हैं। तो महान जल विभाजक का सर्वप्रथम जो टॉपिक है वो है अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला को हम इस डायग्राम से समझते हैं। अरावली पर्वतमाला है ये जो गुजरात में पालनपुर है, पालनपुर से दिल्ली में रायसीना तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। और दोस्तों इसकी सर्वाधिक जो लंबाई है ये राजस्थान में है 550 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, और जो अगर इसकी एवरेज ना हाइट की औसतन ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में ये स्टार्टिंग का टोटल लंबाई कितनी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे विस्तृत है अरावली पर्वतमाला, दोस्तों बहुत बार एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्टिंग याद रखिए, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना तक टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में सर्वाधिक 550 किलोमीटर। देखिए दोस्तों इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों यह है पर्वत जो गुजरात में पालनपुर से दिल्ली की रायसीना जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक विस्तृत है। और दोस्तों याद रखिए यह प्राचीन वलित पर्वत है। दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है जिसमें ऑप्शन में हिमालय पर्वत भी ऑप्शन में रहता है, तो अधिकतर लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो प्राचीनतम वलित पर्वत पूछे तो आपको उसमें हिमालय के बजाय अरावली ही सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अवशिष्ट है जो दोस्तों अवशिष्ट पर्वत बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जिसमें एक के ऊपर एक परत चढ़ती जाती है और उसी हिसाब से उसकी जो हाइट है ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी दूरी मैं बता चुका हूँ 692 किलोमीटर है और इसका अधिकतम भाग जो राजस्थान में 550 किलोमीटर है। दोस्तों इस पर्वत की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है और गुरु शिखर इसकी क्या सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है। और दोस्तों ये जो महान जल विभाजक का कार्य कर दिया है, क्योंकि अगर हम स्पेशली राजस्थान की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर से आता है वो अरावली पर्वतमाला के सहारे सारे पूर्व दिशा की ओर निकल जाता है। और दोस्तों अरावली पर्वतमाला है, इसमें मुख्य रूप से लीड है, जिंक है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ये इसमें मुख्य रूप से खनिज के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के बाद में दोस्तों हमारा क्या है, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत है, तो इसका देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। देखिए दोस्तों यह एक क्या खंड पर्वत है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, और ये इसमें सर्वाधिक मात्रा ये जो खंड पत्थर है, ये पत्थर का निर्माण किससे हुआ है, ये किस प्रकार का पत्थर है, ये चूना पत्थर है, इसको याद रखिए। ठीक है, यह श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एग्जाम में कई बार इनपुट हुआ है, क्योंकि वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों आंसर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी आएगा। दोस्तों यह श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है और दोस्तों इसका लगभग 1050 किलोमीटर की दूरी में गुजरात से जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार है।
और इस विंध्याचल में श्रेणी में जो विभिन्न पहाड़ियाँ हैं, जो प्रसिद्ध पहाड़ियाँ जैसे भारनेर का है, कैमूर है और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। और दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस श्रेणी में जो ये पन्ना है एमपी क्षेत्र में, तो ये एक है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। खान है वहाँ पे, माइंस हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है तीसरा महान जल विभाजक सतपुरा। ठीक है दोस्तों, यह भी एक क्या है, खंड पर्वत है। ठीक है दोस्तों, और ये किससे बना है, ये बालू पत्थर से बना है। याद रखिए दोस्तों, सतपुरा किससे बना है, बालू पत्थर से। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से विस्तार है मध्य प्रदेश और गुजरात में है। जो सतपुरा है इसका विस्तार मध्य प्रदेश और गुजरात में है। और यहाँ इसमें जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो महादेव की पहाड़ियों में जो सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है उस वो है धूपगढ़, जिसकी 1350 मीटर उसकी ऊंचाई है। और महादेव पहाड़ियों में जो पंचमंडी है, पंचमंडी क्या है दोस्तों, पंचमंडी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार स्थित है, जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों यहाँ से आप जो अफवाह क्षेत्र का भी एक क्वेश्चन है वो आपका बन रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो जो महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण में जो बैतूल का पठार है वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। मैकाल पहाड़ियों की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है, जहाँ से सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों आपके यहाँ दो अफवाह क्षेत्र की नदियाँ आ गई हैं, तीन नदियाँ आ गई हैं, ताप्ती नदी है, सोन है तथा नर्मदा नदी। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट है, यह तापी घाटी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। दोस्तों इसका विस्तार तापी घाटी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है दोस्तों, और यह लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है और उसकी औसत ऊंचाई कितनी दोस्तों, 1200 किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों जो पश्चिमी घाट है इसको सहयाद्री पर्वत भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। और दोस्तों यह क्या है, एक भ्रंश कंगार खंड पर्वत है, मतलब बिखरा हुआ। जैसे इसमें सतपुरा था, विंध्याचल था, उस तरह नहीं है दोस्तों। ये क्या है, पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री भी कहते हैं, एक खंड पर्वत है जो जिसको फोल्ड स्क्रेप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनों द्वारा इस पर्वत पर क्या भारी वर्षा होती है, अतः यहाँ उष्मा जो यहाँ का जो मौसम है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो मौसम है। तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय मौसम हो गया तो वर्षा अधिक होती है। तो जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ सदाबहार वन नेचुरली पाए जाएंगे। तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय मौसम होने के कारण सदाबहार जो वनस्पति है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर्वत क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और दोस्तों जो विश्व के 36 हॉट स्पॉट्स में से क्या है, इसका नाम सर्वोपरि है। तो विश्व में दोस्तों जो हॉट स्पॉट्स हैं जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड लेवल, तो उसमें से 36 में से अपना जो पश्चिमी घाट है उसका भी नाम अग्रणी है। तो अग्रणी इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ मानसून सीधा जो पश्चिमी घाट है इनमें पहाड़ियाँ इनसे टकराता है, तो टकराकर वहीं वर्षा अधिक करता है जिससे बारिश ज़्यादा होती है। और बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ वर्षा स्टाइल जो वनस्पति है वो पैदा होती है, जिससे क्या है ये भी एक हॉट स्पॉट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो इसके बाद में पश्चिमी घाट है दोस्तों, इसको वैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जो उत्तरी सह्याद्री जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है और इस भाग की सबसे ऊंची चोटी जो कल सूबाई है जिसमें गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और यहाँ की जो अन्य प्रमुख चोटी वो महाबलेश्वर है और महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। मध्य सह्याद्री की बात करें तो मध्य सह्याद्री दोस्तों गोवा से कर्नाटक के बीच में स्थित है और इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। ठीक है दोस्तों,
तो कुद्रेमुख चोटी है ये लोहा ऐस का जो भंडार है उसके लिए विश्वविख्यात है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है जो कोवा मतलब कॉफ़ी के उत्पादन के लिए विख्यात है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये बाबा बुदन की पहाड़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो चुका है, तो उसको ध्यान में रखिए। इसके बाद में जो दक्षिणी सह्याद्री है उसकी बात कर लेते हैं। दक्षिणी सह्याद्री जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं और कन्याकुमारी की जो स्थल है उसके बीच में दक्षिणी सह्याद्री स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो मेन चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अन्नामलाई जो पहाड़ी है इसके संबंध में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, जो क्योंकि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अन्नाई मुड़ी जो दक्षिणी भारत की क्या है, एक सबसे ऊंची चोटी है। अपना जो विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में बांटता है, तो उसमें नॉर्थ में अपना गौड़वीन आस्टीन आ गया और दक्षिण में जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उसमें जो अन्नाई मुड़ी पहाड़ी है वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इलायची की पहाड़ियाँ देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए विख्यात है। देखो दोस्तों, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्थम में लाई है। ठीक है, यहाँ एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। दोस्तों ये क्या किसके लिए, ये पहाड़ियाँ मसाले की खेती के लिए विख्यात है और मुख्य रूप से किसके लिए, इलायची के लिए। इसके बाद में दोस्तों दो पश्चिमी घाट है उसके दर्रे देखते हैं। दोस्तों ये अपना भारत का हाफ मैप है, तो इसमें हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पश्चिमी घाट यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों एक ट्रिक है छोटा सा, याद रखिए भाई, जिस शब्द के जो भी नाम पूछ रहा है उसमें घाट शब्द लग रहा है, इसका मतलब वो कहाँ रहेगा, ये अपना पश्चिमी भारत में। तो पश्चिमी भारत में देखिए थाल घाट, ये रहा आपका थाल घाट, बोर घाट रहा दोस्तों, इधर यहाँ बोर घाट आपका, और इसके बाद में पाल घाट रहा, सेनकोट। तो आप मैप में देख सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि दोस्तों वैसे शब्द से याद करने से अच्छा है मैप में देखें, उसको समझें तो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों पूर्वी घाट है उनकी बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट की जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट है जो एक महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये एक प्राचीन वृत्त पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आरामा कोंडा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों याद रखिए, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आरामा कोंडा आंध्र प्रदेश में है, 1680 मीटर उसकी क्या है, औसतन ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो अन्य प्रमुख चोटी है जो महेंद्रगिरी पर्वत दोस्तों उड़ीसा के अंदर है, वो था जिंदागाडा आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो पूर्वी घाट में जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उनमें जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये कहाँ आंध्र प्रदेश में है, और जवादी शिवरोय ये दोनों तमिलनाडु में। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन 3 स्टेटों में क्या इनका विस्तार क्षेत्र है, और यह भी एक खंड पर्वत है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो नीलगिरी पहाड़ी की बात करें दोस्तों, जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 मीटर इसकी एवरेजन हाइट है। ठीक है दोस्तों, और यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। दोस्तों पहली चोटी जो दक्षिणी भारत की कौन सी थी, सर्वाधिक जिसकी ऊंचाई अन्नाई मुड़ी। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी, अन्नाई मुड़ी, और दूसरी कौन सी आ गई दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है, कौन सी है, डोडा बेटा, 2637 मीटर। दोस्तों जो इन पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपनी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी पे आप जो पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। दोस्तों यहाँ अगर जैव विविधता की बात करें तो क्योंकि यहाँ ये भी वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ भी जैव विविधता आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए यहाँ
पश्चिमी और पूर्वी घाट तो मिलते ही हैं, उसके लिए तो प्रसिद्ध है ही। साथ में जहाँ जो जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसके लिए भी जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुआ कई बार कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है अपनी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध पर्वतीय क्षेत्र ऊटी, एक दोस्तों हिल स्टेशन है जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आगे, यहाँ पहाड़ी की चाय रोपण कृषि के लिए विख्यात है। तो इन पहाड़ियों में डोडा जनजाति निवास करती हैं, जो भैंस पालन के लिए विख्यात है। ठीक है दोस्तों। इसमें जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं कि दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिणी भारत की, इसमें दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है। और इसके बाद में पूर्वी और पश्चिमी घाट है, पूर्व और पश्चिमी घाट है जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहीं आके मिलते हैं। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कि यहाँ भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र था। तीसरा दोस्तों जो ऊटी है, जो एक हिल स्टेशन है जो विश्व विख्यात है, वो कहाँ है, तमिलनाडु में। और नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों जो चाय रोपण के लिए जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वो तमिलनाडु का ये नीलगिरी पहाड़ियों का क्षेत्र जाना जाता है। और यहाँ की जो एक जनजाति है, जो पहाड़ी जनजाति है, जिसको टोडा कहते हैं, और वो किसके लिए विख्यात है, पशुपालन में भैंस पालन है, जो भैंस पालन के लिए वो प्रमुख रूप से विख्यात है। तो आशा करता हूँ दोस्तों भारत की जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसका भाग 3 आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।